तो आज हम पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट का आर्टिकल जो 22 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसका आर्टिकल 22 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके सारे डायमेंशन को हम लोग अच्छे से आज कवर करेंगे, देखेंगे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, साथ ही इसमें जो दंडात्मक व्यवस्था और निवारक निरोध का मतलब क्या है, साथ ही इसमें जो डिफरेंट केसेस हुए हैं इनको भी कवर करेंगे और इसमें बहुत सी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी हम लोग को आज के इस लेक्चर में। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, जो निवारक निरोध के कानून है वहाँ पे ग्लोबल में जो कहाँ पे चल रहे हैं, किन देशों में कहाँ पे नहीं चल रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम देखेंगे जो फ्री लीगल एड जो स्टार्ट हुआ हमारा आर्टिकल 22 के अंतर्गत, वो कब से स्टार्ट हुआ और कौन सा केस का जिक्र वो इसमें करेंगे। सारी चीज़ों का आज हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने को मिलेंगी आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, कंसाई GS फॉर IAS PCS का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज में भी वहाँ जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ की आपको डाउट एंड क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 22 में अगर पूछें सामान्य भाषा में ये किससे संबंध रखता है तो अनुच्छेद 22 का संबंध किससे, गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित मुद्दों से, तो ये ध्यान में रखिएगा। और सामान्यतः इसको क्या दो पार्ट में हम डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हैं अपनी सहजता के लिए। तो इसको दो पार्ट में हम हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला पार्ट है उसका संबंध किससे है, अपराध करने के बाद से, और जो दूसरा पार्ट है उसमें अपराध करने से पहले गिरफ्तारी से संबंध है। तो मतलब इसको दो पार्ट में किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जो पहला पार्ट है उसका, उसमें जब अपराध कर दिया जाता है तो उसके बाद की व्यवस्था दी गई है, और जो दूसरा पार्ट है इसमें अपराध करने से पूर्व किसी को गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर समानता इसको देखें तो किसमें दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं आसान भाषा में 22 को। तो 22 को किसमें, पहला पार्ट में क्या है, अगर कोई अपराध के बाद का संबंध है पहले पार्ट से, जिसमें आर्टिकल कौन कौन सा आता है, 22(1) और 22(2), अनुच्छेद 22(1) और 22(2) का संबंध किससे है अगर पूछे तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) का जो संबंध है वो किससे, कोई अपराध करने के बाद का संबंध जो है केस, उसके संबंध में इसके प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद किसमें, 22(1) और 2 में। और अपराध करने से पूर्व अगर किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो उसके संबंध में प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक है। तो अनुच्छेद 22(4) से 22(7) तक है, किसमें, निवारक निरोध से संबंध रखता है। तो इसी को जो अपराध करने के बाद किसी की गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, दंडात्मक व्यवस्था। तो इसको क्या कहते हैं, दंडात्मक व्यवस्था कहते हैं। और जो गिरफ्तारी होती है किसी अपराध करने से पहले, मतलब कोई किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, मान लीजिए कोई अपराध करने की, और उससे कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, तो उसके तहत मतलब वो अपराध करेगा नहीं, उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी की मुखबरी हो गया और किन चीज़ों के द्वारा। तो अगर NIA एजेंसी हो गई, जैसे अपने देश की जितनी भी एजेंसी हैं, IB हो गई, तो ये सब इसी तरह की लोगों को गिरफ्तार करती हैं जो पहले अपराध किया नहीं हो, प्लानिंग करना हो, उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जो, तो उसी को निवारक निरोध के तहत रखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और निवारक निरोध का संबंध जो है हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक है। तो 22(1) और 22(2) का संबंध किससे, अपराध करने के बाद के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, और 22(4) से लेकर 22(7) तक जो संबंध है उसका किससे संबंध है, निवारक निरोध से। मतलब अपराध किया नहीं अभी, लेकिन अपराध करने वाले थे, उस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और वहीं अगर 22(3) की बात करें तो 22(1)(2) ये हो गया, 22(4) से 7 ये हो गया। अगर 22(3) की बात करें तो 22(30) का संबंध जो है, 22(3) का वो अपवाद का संबंध है। मतलब उसमें दिया गया अपवाद स्वरूप की जो 22(3) है वो किस पे लागू नहीं होता है। 22(3) बताता है कि जो पहला जो दिया गया कौन सा, हमारा अपराध करने के बाद के प्रावधान दिए गए, तो 22(3) बताता है हमारा कि निवारक निरोध के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता हो, और साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो है विदेशी है लेकिन वो शत्रु देश का एनिमी है, मतलब कोई शत्रु देश का कोई व्यक्ति है, या फिर कोई निवारक निरोध के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो उसके संबंध में प्रावधान लागू नहीं होंगे। कौन से, 22(1) और 22(2). तो समझ लेते हैं 22(1) और 22(2) में क्या दिया हुआ है। तो 22(1) और 22(2) में जो दिया हुआ है इसको देख लीजिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 22(1) 22(2) में। तो 22(1) में क्या दिया गया, गिरफ्तार, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसका कारण बताने का, जानने का अधिकार होगा, और साथ ही जो पुलिस है जिसकी गिरफ्तार करती है उसको ये आधार बताना होगा उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। तो क्या दिया गया, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार होगा। तो मतलब क्या दिया हुआ है, देख लीजिए 22(1) में क्या है, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार जरूर होगा उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाएगा, और व्यक्ति जो है उसको अपने पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव करने का अधिकार होगा।
तो 22 1 जो है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको ये जानने का हक होगा कि उसको किस चीज़ पे के तहत गिरफ्तार किया गया है, साथ ही इसके तहत जो उसके पसंद का विधि वेत्ता होगा उससे परामर्श करने का भी अधिकार है। तो यहीं पे एक केस हुआ था 1979 में, कौन सा, हुसैनारा खातून बनाम एक गृह राज्य सचिव था बिहार का, वहां पे केस हुआ था कब, 1979 में। तो ये लिख लीजिएगा, इसमें पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको। तो 1979 में एक केस हुआ था, कौन सा, हुसैनारा खातून बनाम बिहार गृह सचिव राज्य का केस था एक। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को वकील नहीं मिलता है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, साथ ही अगर उसको इन सब बिना पे अगर वो उसको वकील की सहायता नहीं मिल पाती है, तो सरकार का या राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो उस व्यक्ति को क्या किया जाए, फ्री लीगल एड या उसको सुविधा दी जाए, मतलब उसको एक वकील मुहैया कराया जाए जो उसका केस लड़ेगा। तो इसी को कहते हैं फ्री लीगल एड की सर्विस स्टार्ट हुई कहाँ से, 1979 में। बिहार कौन सा, हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार गृह सचिव राज्य का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो अगर आपसे पूछें कि आर्टिकल कौन सा है जिसमें फ्री लीगल एड के तहत फ्री लीगल एड का जिक्र किया गया हमारे संविधान में, तो कौन सा आर्टिकल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसके बारे में। तो आगे देखते हैं, आर्टिकल 22(1) का तो हमने देख लिया क्या क्या, कि 22(1) में 2 प्रावधान दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि उसको ये कारण जानने का हक होगा कि उसको किस बिना पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है, फ्री लीगल एड के संबंध में प्रावधान करता है, और साथ ही यह उसके पसंद के विधि वेत्ता से उसको जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको अपने पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 22(2) पे। तो आर्टिकल 22(2) का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 22(2) का संबंध देखें अगर तुम, 22(2) को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जैसे पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, 22(2) को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन से 2 पार्ट हैं, पहला क्या है, उसको निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो मतलब 22(2) जो है उसको क्या, 22(2) में ये दिया गया अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है इन प्रावधानों के तहत, तो उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा वहां पे उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये जरूरी है। अगर 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, तो आप आर्टिकल 32 ले लीजिए और आर्टिकल 226 ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब 32 के तहत रिट का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अधिकार है रिट का। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है इस तरह का, तो आपको 24 घंटे के अंदर अगर नहीं पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, तो आप इसके तहत उस पर केस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो वही बताया आर्टिकल 22(2) का संबंध किससे, तो अगर आपसे पूछे एक लाइन में आर्टिकल 22(2) का संबंध किससे, तो आर्टिकल 22(2) का संबंध है निकटतम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय मिलाकर उसको जो अपराधी है उसको पेश करना जरूरी होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्रावधान दिया गया 22(2) में, जो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, अगर आपसे पूछे तो यह आईपीसी की धारा जो 57 है उसमें भी ये प्रावधान दिया गया है। यही जो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार जो है आईपीसी की हमारी धारा है, कौन सी, 57 धारा है आईपीसी की, उसके तहत भी ये दिया गया प्रावधान कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही आर्टिकल 22(3) हमने देख लिया, उसका संबंध किससे, अपवाद से। अपवाद से मतलब आर्टिकल 22(3) ये बताता है कि जो विदेशी शत्रु हैं, मतलब जो विदेश शत्रु देश है हमारे, उसके जो विदेशी नागरिक हैं, अगर वो होंगे इंडिया में, और साथ ही जो निवारक निरोध के अगर तहत किसी की गिरफ्तारी हुई, तो उसके संबंध में जो 22(1) और 22(2) के प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को भारत में निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके संबंध में ये प्रावधान काम नहीं करेंगे कि उसको 22(1) के तहत उसके पसंद का जो विधि वेत्ता होगा उससे परामर्श का अधिकार होगा, साथ ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का ये सारे अधिकार जो होंगे वो उसमें नहीं आएंगे। किसमें, अगर कोई निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार होता है या अगर कोई विदेशी व्यक्ति है जो शत्रु देश का है, उसके संबंध में प्रावधान लागू नहीं होंगे। साथ ही एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 24 घंटे के अंदर पेश करने का अधिकार दिया गया है व्यक्ति को, ये केवल कौन सी हिरासत में है, अगर ये दंडात्मक हिरासत के संबंध में प्रावधान है, अगर कोई कोर्ट या न्यायपालिका या कोई न्यायिक संस्था इस तरह के निर्णय मतलब इस तरह का कोई संबंध जारी करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराती है, तो उस संबंध में 24 घंटे का जो प्रावधान दिया गया ये लागू नहीं होता है। मतलब अगर किसी न्यायपालिका के आदेश के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उस संबंध में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। कौन सा, 22(2) की उसको 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा।
तो 22(3) हमने देख लिया अपवाद का संबंध है। 22(1) हमने देख लिया भाई जो विधिवेत्ता होगा उससे परामर्श का अधिकार होगा, साथ ही उसको कारण जानने का हक होगा कि किस बिना पे उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 22(2) हमने देख लिया 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, और ये प्रावधान जो होगा किसमें लागू नहीं होगा, न्यायिक हिरासत के संबंध में प्रावधान लागू नहीं होगा। अब साथ ही 22(3) देख लिया अपवाद का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22(4) से 7 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो 22(4) का संबंध किससे है, तो निवारक निरोध से। जो पहले हम पढ़ रहे थे 22(1) 2 को हमने शुरुआत में बता दिया था, उनका संबंध किससे, तो उनका संबंध है किसे, दंडात्मक व्यवस्था से। मतलब कोई अपराध कर देता है उसके बाद अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस संबंध में उनको संरक्षण प्राप्त है 22(1) और 22(2) के तहत। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये जो 22(4) से 7 के प्रावधान दिए गए निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान, तो इनको देख लेते हैं। इनमें क्या क्या दिया गया है। पहली बात तो एक चीज ध्यान में रखिए, जो निवारक निरोध है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करने जा रहा है उसको अपराध करने से पहले रोकना इसका उद्देश्य है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया नहीं गया लेकिन करने की वो सोच रहा है, उसको अपराध करने से रोकना इसका उद्देश्य है। क्या 22 जो अपराध निवारक निरोध है 22(4) से 7 में जो प्रावधान दिए गए उसका संबंध इससे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। साथ ही निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिए। क्या दिया गया है निवारक निरोध के अंतर्गत, निरोध का जो आधार है मतलब उसको जो गिरफ्तार किया गया, बंद किया गया है, उसका जो आधार है उसको संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिए। लेकिन अगर सार्वजनिक हित के विरुद्ध है ये, मतलब अगर उसका आधार उसको बताया गया है और उससे किसी सार्वजनिक हित का खतरा होता है, किसी सार्वजनिक चीज को खतरा होता है, तो ये बताना आवश्यक नहीं है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सामान्यतः बताना चाहिए उसको, निवारक अगर उसको किया गया किसी व्यक्ति को तो उसको बताना चाहिए, लेकिन अगर सार्वजनिक हित के विरुद्ध है तो उसको बताना आवश्यक नहीं है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जो निवारक निरोध के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 माह से ज्यादा उसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। मतलब सामान्यतः परिस्थितियों में क्या होगा, निवारक निरोध के अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है निवारक निरोध के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक नहीं रखा जाता है निवारक के अंतर्गत। लेकिन अगर 3 माह से अधिक उसकी अवधि बढ़ानी है तो एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाता है, 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा। तो 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड होगा वो किससे किससे मिलकर बनेगा, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हो पूर्व या वर्तमान में हो या उसकी योग्यता रखते हो, तो इस प्रकार के जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उनको मिलाकर क्या बनता है, ये सलाहकारी बोर्ड बनता है 3 सदस्यीय। और 3 सदस्यीय जो सलाहकारी बोर्ड है इसी की रिकमेंडेशन के बाद, इसी की सलाह के बाद क्या कर सकते हैं, अगर किसी के निवारक की अवधि को बढ़ाना है 3 माह से अधिक तो इन्हीं की सलाह जो आवश्यक होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सामान्य परिस्थितियों में 3 माह से अधिक नहीं, अगर 3 माह से अधिक की अवधि बढ़ानी है तो सलाहकारी बोर्ड से सलाह लेनी होगी। और सलाहकारी जो बोर्ड हमारा बनेगा उसमें 3 हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उनको मिलाकर एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो 3 माह की अवधि है इसको क्या किया गया था, अगर आप ध्यान रखें तो 3 माह की जो अवधि है इसको 44वां संशोधन हुआ था हमारा 1978 में। उसमें क्या किया गया था, जो 3 माह की अवधि है उसको घटा के क्या कर दिया गया था, उसको 2 माह के लिए कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि जो 2 माह की अवधि की गई थी इसको कभी प्रभावी बनाया ही नहीं गया। मतलब इसको अमेंडमेंट करके कर तो दिया गया था लेकिन अभी तक इसको प्रभाव में नहीं लाया गया है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान क्या क्या रखना है, अगर निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो पहली चीज निवारक निरोध का उद्देश्य ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है, किसी व्यक्ति को कोई कृत्य करने से रोकना, निवारक निरोध का पहला उद्देश्य ये हो गया। साथ ही दूसरा क्या है, अगर दूसरा पूछे आपसे निवारक निरोध का संबंध किससे है, तो निवारक निरोध क्या होगा, किसी व्यक्ति जो इसको गिरफ्तार किया गया उसमें आपको ये बताना आवश्यक होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। अगर ऐसा सामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, लेकिन वहीं अगर इससे कोई सार्वजनिक हित का खतरा है तो उस संबंध में बताना आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया। ये जरूरी ध्यान में रखिएगा। साथ ही 22 जो चौथा प्रावधान, तीसरा चौथा जो प्रावधान दिया गया कि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर उसकी गिरफ्तारी की अवधि बढ़ानी है 3 माह से अधिक निवारक निरोध के अंतर्गत, तो सलाहकारी बोर्ड की सलाह की आवश्यकता होगी। और सलाहकारी जो बोर्ड होगा उसमें 3 जजेस होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और तीनों के 3 जो जजेस होंगे वो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। या वर्तमान में हो या पूर्व में रहे हो या योग्यता रखते हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये जो अवधि है 3 माह की, इसको 44वें अमेंडमेंट 1978 में इसको क्या किया गया था, कम कर दी गई थी अवधि 3 माह की। लेकिन हुआ क्या, फिर इसको कभी प्रभावी बनाया ही नहीं गया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें निवारक निरोध के संबंध में जो कुछ और प्रावधान दिए गए हैं, प्रावधान का मतलब कि इसकी आलोचना आधार पे की जाती है, कई आधारों पे। तो निवारक निरोध के संबंध में जैसे आलोचना के दिए गए पॉइंट
कि भारत में इस तरह के कानूनों को क्या किया गया है, मानवाधिकार से संबंधित चिंता का विषय बताया गया है। साथ ही ये क्या है, राज्य की, ये देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया गया, भारत में इस तरह के कानूनों को दुरुपयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है भारत में इस तरह के कानूनों का, इसलिए ये क्या किया गया है, मानव अधिकारों से संबंधित एक चिंता का विषय बन गया है। जो निवारक निरोध है ये भारत में क्या किया गया, इसका इतना दुरुपयोग हुआ है कि इसलिए क्या हो गया है कि ये मानव अधिकारों से संबंधित चिंता का एक विषय हो गया। और यह राज्य की पुलिस की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ये राज्य में क्या पुलिस की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और जो लोकतांत्रिक देश हैं बहुत सारे, वहाँ पे अपने संविधान में निवारक निरोध का उल्लेख नहीं किया गया है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं और भी भारत को छोड़ के, वहाँ पे निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया। अगर बात करें 2012 में ब्रिटेन में, तो इस तरह का जो कानून था वो खत्म कर दिया गया, निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान। वहीं कुछ देश और हैं जहाँ पे केवल इमरजेंसी के दौरान इस तरह के कानून का उपयोग किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वहीं आगे दिया गया, इस तरह का कानून क्या गया, केवल आपात की स्थिति के तहत प्रभाव में आने चाहिए। विभिन्न देशों में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो ये क्या है, आलोचना है। अगर आपको लिखनी हो, मेंस में कोई क्वेश्चन पूछता है निवारक निरोध के संबंध में, उसकी आलोचना का, तो ये लिख सकते हैं पॉइंट। साथ ही इसके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं, जैसे रक्षा हो गया, क्या, जैसे रक्षा हो गया, विदेश हो गया, और देश की सुरक्षा से संबंधित जो संघ सूची के विषय हैं प्रविष्टि 9 में। साथ ही जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें क्या, कौन कौन से, राज्य की सुरक्षा में आवश्यक आपूर्तियों सेवाओं को बनाए रखने से संबंधित समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 में ऐसे संविधान में पहले से दर्ज है जिन पर निवारक कानून बनाए जा सकते हैं। तो मतलब कौन कौन से संबंध में निवारक कानून बनाए जा सकते हैं, अगर केंद्र में रक्षा, विदेश और देश की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला होता है तो इस संबंध में कानून बनाए जा सकते हैं। कौन से, निवारक निरोध के संबंध में कानून। वहीं राज्य की बात करें तो राज्य भी हमारा निवारक निरोध के संबंध में कानून बना सकता है। तो किन प्रावधानों के तहत, अगर वहाँ पे कोई आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं से बनाए रखने के संबंध में राज्य बना सकता है, राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान होता है तो उस संबंध में निवारक निरोध के लिए कानून बना सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या करता है, ये इस प्रकार या राज्य द्वारा मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई को रोकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मतलब किन आधारों पर राज्य और केंद्र सरकार जो हमारी है वो कानून बना सकती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर केंद्र की बात करें तो रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, और कौन सी, देश की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान, अगर कोई वो ऐसी चिंता होती है तो ये कानून बना सकता है केंद्र। और वही राज्य की बात करें तो अगर राज्य की सुरक्षा की हो गई बात, साथ ही आवश्यक वस्तुएं और जो खाद्य आपूर्ति है उसके संबंध में कोई चिंता का विषय होता है तो भी इस प्रकार के कानून ये लोग बना सकते हैं। कौन से, निवारक निरोध के संबंध में कानून। वर्तमान में अगर बात करें तो करीबन राज्य और केंद्र के कानून मिला ले तो कम से कम 40 ऐसे कानून है जो किसके संबंध में, निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं, जैसे दिया गया है कौन कौन से कानून हैं जो 3 माह से अधिक की अवधि के लिए निरोध कर सकते हैं, मतलब निवारक निरोध के संबंध में कानून कौन कौन से हैं। तो एनएसए हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, 1980 का जो कॉफे पोसा था, 1974 में आतंकवाद निवारक कानून जो आया था। ये सब जितने ये कानून है कौन कौन से हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एनएसए हो गया 1980 में जो आया था, ध्यान में रखिएगा। क्या, एनएसए कब आया था, तो 1980 में आया था। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, नीचे लिख गया ये, तो 1980 में एनएसए आया था। जो कॉफे पोसा है वो 1974 में आया था, तथा जो पोटा है 2002 में ये कानून आया था। ये किससे संबंध रखते हैं, तो ये निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान करते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार बहुत सारे राज्य भी हैं जिन्होंने इस प्रकार के कानून बना रखे हैं। जैसा हमने बता दिया था कि लगभग ऐसे 40 कानून है जो किसके संबंध में प्रावधान करते हैं, निवारक निरोध के संबंध में। कि लगभग राज्य और केंद्र के कानूनों को मिला दिया जाए तो लगभग ऐसे 40 कानून है जो क्या करते हैं, निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो कुछ कोर्ट जजमेंट देख लेते हैं। जैसे 2011 में क्या दिया गया था कि अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि निवारक निरोध कानून तभी लागू किया जा सकता है जब शांति व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना उसके द्वारा कोई संज्ञेय अपराध, मतलब ऐसा अपराध किए जाने की संभावना हो जो पीड़ित व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और एक और निर्णय आया था कब, उच्चतम न्यायालय ने दिया था कि क्या, किसानों की नकली मिर्च के बीज बेचने के एक आरोपी व्यक्ति था जिसको क्या किया गया था, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। वो बताते हैं कि अगर कोई ऐसे नकली बीज बेचने के आरोपी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें क्या किया जाएगा, इसको साधारण कानून के तहत इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कि इसको निवारक निरोध कानून के तहत। ऐसे पर्याप्त आधार हैं और पर्याप्त ऐसे कानून है जो इस प्रकार के जो कोई दंड कार्य करता है, दंडात्मक कार्य करता है, जो मतलब कोई नकली बीज बेचता है या नकली कई सारी चीज़ें बेचते हैं, तो उसके तहत निवारक निरोध की आवश्यकता नहीं है। सामान्य कानून के तहत भी इनके पर्याप्त वो दिए गए हैं कानून जिनके तहत इनको गिरफ्तार किया जा सकता है।
तो निवारक निरोध नहीं लगाया जाना चाहिए, साधारण विधिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी बात कही थी, क्या कि जो निवारक निरोध है वो क्या है, उसको एक अलग स्पेसिफिक करके रखना चाहिए। ये साधारण जो विधि है, मतलब सामान्य कानून की जगह नहीं ले सकता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही निवारक निरोध जो है हमारा, अगर पूछ ले आपसे कभी क्वेश्चन पेपर में, जो निवारक निरोध है तो वो किसका किसका उल्लंघन करता है हमारे, तो अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन सबका क्या करता है, वायलेशन करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 के तहत नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए उन सबका ये क्या करता है, वायलेशन भी करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसका प्रयोग जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और यह निर्णय क्या है, राज्यों द्वारा जांच और अभियोजन के प्रयासों से बचने के लिए निवारक निरोध कानून का उपयोग करने की प्रथा पर अंकुश लगाना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2011 में अन्ना हजारे के केस में क्या बताया था कि इसको निवारक निरोध का उपयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि जो व्यक्ति है वो कैसा कोई संज्ञा अपराध ना करने वाला हो, साथ ही जिससे किसी के मूल अधिकारों का हनन हो, तभी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही शांति व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना, तभी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि जब शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही जो व्यक्ति है कोई संज्ञा अपराध करने वाला है और उससे किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है, तभी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही था हमारे लेक्चर में। देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमारी जो कंसाइज चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी। जरा सा जो कंसाइज थिंग्स इन दिस लेक्चर ये है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें कीवर्ड पढ़ते हैं और सिनॉप्सिस के साथ कीवर्ड को कवर करते हैं। तो जैसे इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आज के इस लेक्चर में आपको, तो इसमें देख लेते हैं। पहला ध्यान क्या रखना है आपको, 22(1) और 22(2). तो 22(1) और 22(2) का संबंध किससे है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये दंडात्मक व्यवस्था से संबंध है। इसका मतलब किससे, अपराध करने के बाद का संबंध रखता है। किससे, दंडात्मक व्यवस्था से संबंध रखता है। कौन सा, 22(1) और 22(2). 22(1) में प्रावधान क्या दिए गए हैं, तो 22(1) में प्रावधान क्या दिया गया है, तो 22(1) में प्रावधान दिया गया है अपने जो पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, 22(1) में पहला प्रावधान क्या दिया गया है कि उसको कारण जानने का हक होगा, गिरफ्तारी का कारण जानने का हक होगा, और साथ ही उसको अपने पसंद के जो परामर्श करने का हक होगा, जो पसंद का विधि वेत्ता होगा उससे परामर्श करने का हक होगा। इसी के तहत जो 22(1) है उसका जो दूसरा पार्ट है, उसी के तहत क्या किया गया, एक हुसैन आरा केस हुआ था, उसी के तहत फ्री लीगल एड की शुरुआत हुई। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर फ्री लीगल एड पूछ ले आपसे कब शुरुआत हुई, तो हुसैन आरा जो केस था वहाँ से फ्री लीगल एड के संबंध में प्रावधान किया गया। तो 22(1) का में 2 पार्ट कर दिए गए और 22(2) जो है इसमें क्या है, उसमें बताया गया कि 24 घंटे के अंदर, इसमें कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, 24 घंटे के अंदर और निकटतम मजिस्ट्रेट, 24 घंटा और निकटतम मजिस्ट्रेट, ये ध्यान में रखिएगा। निकटतम मजिस्ट्रेट हो गया और 24 घंटा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 22(2) का संबंध है। 22(3) का संबंध ध्यान रखना है। तो 22(3) में क्या है, 22(3) का संबंध किससे, अपवाद से है। अपवाद क्या, कि ये जो प्रावधान है पसंद के विधि वेत्ता से और कारण जानने का, और साथ ही जो निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का आधार है। ये सब किसमें, ये विदेशी जो शत्रु, जो एनिमी है हमारे, कौन से विदेशी एनिमी है, शत्रु देश के जो विदेशी व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहे हो, और साथ ही और ये जो निवारक निरोध, तो इसके संबंध में प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। निवारक निरोध के तहत अगर किसी गिरफ्तारी होती है और कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति जो शत्रु देश का उसकी गिरफ्तारी हो, तो उनके संबंध में 22(1) और 22(2) का जो प्रावधान ये लागू नहीं होते हैं। साथ ही अगर ध्यान रखें 22(4) से 7 का संबंध किससे, आपसे पूछ ले अगर 22(4) से 22(7) का संबंध किससे है, तो ये संबंध है निवारक निरोध से। किसके संबंध है, निवारक निरोध से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये संबंध किससे, निवारक निरोध से संबंध रखता है 22(4) से 22(7) का प्रावधान। तो इतने कीवर्ड इसमें ध्यान रखिएगा। क्या क्या, कि 22(1) और 22(2). 22(1) में क्या, अपने पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श का अधिकार और उसको कारण जानने का अधिकार कि किस बिना पर उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो 22(2) है, पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श का अधिकार, उसी के तहत फ्री लीगल एड की शुरुआत की गई है, जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार गृह सचिव राज्य का केस हुआ था उसमें। फिर 22(3) का संबंध किससे है, तो अपवाद से संबंध है। 22(3) का संबंध किससे है, तो अपवाद से संबंध है। मतलब 22(1) और 22(2) के जो प्रावधान है वो किसके संबंध में लागू नहीं होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति है जो शत्रु देश का है वो भारत में रह रहा हो, तो उसके संबंध में इन दोनों को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इस संबंध में 22(1) और 22(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वहीं 22(4) से लेकर 22(7) का जो संबंध है वो किससे है, वो निवारक निरोध से संबंध रखता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 22(4) से लेकर 22(7) जो है वो किससे संबंध रखता है, तो निवारक निरोध से संबंध रखता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, निवारक निरोध है उसमें मैक्सिमम कितना, 3 माह तक का
कितना, 3 माह के सामान्य परिस्थितियों में 3 माह के तहत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर 3 माह से अधिक की गिरफ्तारी आपको बढ़ानी है, किसके तहत, निवारक निरोध के तहत, तो एक सलाहकारी बोर्ड की आपको सलाह लेनी होगी। जो सलाहकारी बोर्ड होगा वो किससे मिलकर बनेगा, वो 3 सदस्यीय होगा, वो हाईकोर्ट के जजेस से मिलकर बनेगा सलाहकारी बोर्ड हमारा। उसी के तहत क्या किया जाएगा, जो 3 माह की अवधि है अगर उसको बढ़ाना है तो उससे सलाह ली जाएगी। उसी की रिकमेंडेशन के बाद इसकी जो अवधि है 3 माह की निवारक की, वो बढ़ाई जा सकती है। साथ ही एक और चीज ध्यान में रखिए, जो 3 माह की अवधि है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था उसके तहत 2 माह की अवधि कर दी गई थी, लेकिन इसको अभी भी प्रभावी नहीं बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी थी इस लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाइज GS फॉर IAS स्पीचेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये देख लीजिए हमारी ID है, ये यहाँ 1000 से अधिक फॉलोवर है हमारे, तो वहाँ पे आप जाके हमको कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे हम बात करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे आर्टिकल 20 और जो 22 है उनको कंपेयर करके अच्छे से पढ़ेंगे। उन दोनों में प्रावधान और संबंध में जितने भी दिए गए हैं उनको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।